सो हेलो एवरीवन और गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हम लोगों का 15 अगस्त नहीं है, लेकिन बस आपको ये याद दिलाने के लिए झंडा लगाया ताकि सिर्फ 15 अगस्त के दिन आपको झंडे की याद नहीं आनी चाहिए, इन जनरल भी याद आनी चाहिए। सो आपसे हर क्लास में आपको झंडा देखने को मिलेगा। राइट, तो झंडे को सलाम करते हुए आज के अगर हम बात करें तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है और यानी टॉपिक नंबर 7। और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि गवर्नर भी। अब एक्चुअल में राइट, गुड मॉर्निंग सभी को, वैसे तो गुड आफ्टरनून ही ऑलमोस्ट हो गया है। चलो तो लेट ओपी ये लेट ओपी क्या लगा रखा है? हाँ, ये गवर्नर की वजह से लेट हुआ है तुम्हारे। मेरे को मत बोलो, इस राज्यपाल को बोलो, सत्यपाल मलिक। ठीक है, गवर्नर को क्यों? क्योंकि पहले यही मैंने डिसाइड किया था कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों एक लेक्चर वेस्ट किया जाए गवर्नर के लिए, जबकि गवर्नर को सिर्फ 5 मिनट में ही ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सीखेंगे कि कैसे गवर्नर को मात्र 5 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। विद आर्टिकल सब कुछ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और यही नहीं, अभी और सुनिए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको आज चीफ मिनिस्टर भी सारा याद हो जाएगा, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ आपको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज़ पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ आपको सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आपका इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। और कल किया था प्रेसिडेंट, उसी तरह ही इस लेक्चर में आज आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, किस तरह से होगा वो देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पार्ट 5 का तो पार्ट होते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन जो गवर्नर होता है वो हमारे पार्ट नंबर 6 का पार्ट होता है। ठीक है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हम लोग का पार्ट 5 भाग 5 का हिस्सा होता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो भाग नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6 का पार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट स्टार्ट करते हैं हमारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एग्जाम में आता है। तो आर्टिकल नंबर एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कल कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है हमारा एक। ठीक है, संघ की कार्यपालिका होती है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव होता है। और यूनियन के एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ये जाता है आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक। राइट, तो 52 से हमारा क्या था? 52 बोलता है तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो 52 से हमारा स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंट के बारे में, और कहाँ तक गया था? 52 से लेके हम लोगों ने कल देख लिया था 73 आर्टिकल तक देख लिया था। तो आज हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 74 से, बट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि आज कल हम पढ़ क्यों रहे हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज पीएम आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब पावर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये सारे काम खुद नहीं करता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं बहुत पावर है, लेकिन अपने सारे काम खुद तो करता नहीं है। इसने अपने जो एक तरह से जो काम है उसको दे रखा है अपने डिफरेंट मिनिस्टर्स को, जिनको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्होंने डिफरेंट तरह के पोर्टफोलियो होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, अब हमारे आपने काफ़ी सारे मिनिस्टर सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर सुना होगा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर आपने सुना होगा, और ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए, जैसे कि आपने प्रेसिडेंट कल समझ गए थे, तो आपको गवर्नर एकदम चुटकियों में भी 5 मिनट के अंदर आपका पूरा खत्म कर दूंगा मैं। अगर आप पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ गए तो सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एकदम चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर आपने सुना होगा, आपने डिप्टी मिनिस्टर सुना होगा, कैबिनेट तो ज़रूर सुना होगा सभी ने। डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं हमारे कुछ, और स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर के तहत ही हमारा एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, पहली बात तो बता दूं, ये क्लासिफिकेशन नोवेयर मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेयर मेंशन्ड इन दी
कॉन्स्टिट्यूशन। अब जल्दी से आर्टिकल में उछल के जल्दी से हम जंप मारते हैं आर्टिकल में और वहाँ से चीज़ें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें आर्टिकल आज कवर करना है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 74 अनुच्छेद नंबर 74। जो इसमें चीज़ें लिखी हुई लंबी लंबी लाइनें, इसको देख के भयभीत मत होइएगा, बहुत ही आसान है। आर्टिकल 74 ये बोलता है There shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। यानी कि राष्ट्रपति जो है, एक तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, राष्ट्रपति जी हमारे गए हैं बूढ़ा, अपने आप से वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके सोचने समझने की भी शक्ति बिल्कुल नहीं रही है। ठीक है, तो अपने हिसाब से, अपने एक तरह से जुरिस्डिक्शन पे, फिर अपने डिस्क्रिशन पे, नॉट जुरिस्डिक्शन, अपने डिस्क्रिशन पे, अपने मन मर्जी से वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इनको एडवाइस करने के लिए इनको दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन होती है हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जल्दी से बताइए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? संसदीय प्रणाली। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए कुछ जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं, वो ये बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ लाइक प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल। हमारे यहाँ किस तरह की है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। पूरा सब कुछ सेम है, जैसे वहाँ पे एक तरह से पूरा काउंसिल, जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक है, तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और सारी चीज़ें हैं। वो एक तरह से हेड नहीं है, कंट्री के हेड नहीं है। वैसे हमारे इंडिया में भी कंट्री के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, ही इज़ दी हेड ऑफ कंट्री या फिर हेड ऑफ नेशन। उसी तरह हमारा ब्रिटेन में भी हेड ऑफ कंट्री वहाँ के राजा या रानी होते हैं। बस क्योंकि वहाँ पे राजा या रानी होते हैं, इसलिए वहाँ का जो पूरा एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फिर उस देश को हम रिपब्लिक नहीं बोलते हैं, बट इंडिया को रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्रेसिडेंट चुना जाता है, यानी प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द कंट्री है वो इलेक्टेड है। नॉट दी प्रेसिडेंट बोलना तो सही नहीं रहेगा, ये बोलना सही रहेगा कि जिस भी कंट्री में हेड ऑफ द, उसका हेड जो है वो इलेक्टेड होता है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। और किस तरह से उसका इलेक्शन हुआ था, कल हम लोगों ने देखा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, ये अंतर है। ठीक है, तो एक तरह से इसीलिए हम बोलते हैं पीएम, एक्चुअल में पीएम के पास पावर है। और इसीलिए हम ये बोलते हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जो होता है हमारा, ही इज़ दी डी ज्यूरे हेड या फिर ही इज़ दी नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। और इसको हम बोलते हैं डी ज्यूरे के पैरेलली हम बोल सकते हैं सिनोनिमसली डी फैक्टो हेड होता है ये हमारे कंट्री का, और या फिर हम बोल सकते हैं ही इज़ दी रियल हेड, या फिर जो रियल पावर्स होती हैं हमारी, या फिर जो बोल सकते हैं असली की जो बंदूक है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो नकली वाली बंदूक है जिसमें सिर्फ प्लास्टिक के छर्रे भरे हुए हैं, वो है प्रेसिडेंट के पास। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो ये आर्टिकल किस मतलब है, सिंपल सी लाइन लिखी हुई कि देयर शैल बी, यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। ये है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 74 में। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ पा रहे होंगे, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो मैंने आपको समझा दिया। कि यानी कि राष्ट्रपति कभी भी अपने डिस्क्रिशन पे, अपने मनमर्जी मुताबिक काम नहीं कर सकता है, हमेशा कुछ भी करेगा। यहाँ तक कि एक अध्यादेश लाएगा, किसी को पार्डन भी करेगा ना, किसी की मृत्यु क्षमा को, तो उसके लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एडवाइस लगेगी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए बोलते हैं प्रेसिडेंट हेड ऑफ कंट्री है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार का मुखिया है, सरकार का अध्यक्ष हम बोल सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अभी यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर जी भी आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा है कभी? उसमें एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी इस तरह से शेल्स होती हैं। ये फिर वेन डायग्राम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि सबसे अंदर न्यूक्लियस है प्राइम मिनिस्टर, एकदम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, फिर यहाँ पे हमारे अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दिया मैंने, जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ, एक सेकेंड, जिन्होंने हम बोल सकते हैं या तो जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा मिल रखा है। ठीक है, और फिर मान लेते हैं तीसरे वाले गोले में आ गए हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स।
ठीक है, तो इस तरह से है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड मेंशन है। आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3 मेंशन करता है कैबिनेट वर्ड को, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, सिर्फ उसने कैबिनेट वर्ड को मेंशन कर रखा है, और वो भी ओरिजिनली मेंशन नहीं था। ये 44th अमेंडमेंट से 1978 से इसको जोड़ा गया था कैबिनेट वर्ड को, और कहीं पे भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है। 74 का सब क्लॉज 2 है, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। यानी कि आप कोर्ट में ये नहीं जा सकते हैं कि इस प्रेसिडेंट को इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोगों ने क्या एडवाइस दी, हमको भी जानना है ना। इट कैन नेवर बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल सा है, ठीक है। 74 का ये सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए एड एंड एडवाइस करने को प्रेसिडेंट के लिए। 74 सब क्लॉज 2 बोलता है कि ये बोलता है कि इसको कहीं पे भी किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक चीज़ लिखी हुई है, एंड दैट इज़ ये provided that the president may require the council of minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। जो लोग PYQ सीरीज़ में रेगुलर होंगे वो शायद समझ गए इस लाइन के बारे में, लेकिन PYQ सीरीज़ से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पूरा कायदे से समझेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, पहले होता क्या था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, मान लो ये बात उठी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी मान लो प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या मना कर सकता है, हमें एडवाइस पसंद नहीं है, इसको रिकन्सिडर करो, ने फिर से देखो ये हमें अच्छा नहीं लगा, मेरा मूड नहीं है अभी हमारा। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे तो यही एकदम साबित हो चुका था कि ये एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, उसको मानना ही पड़ेगा। कभी भी वो ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं मानेंगे ना, मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है। लेकिन इस चीज़ को 44th अमेंडमेंट ने करके दिया, जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, 44th अमेंडमेंट ने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, उसको एक बार लौटा सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन अगर दोबारा भेजी उसको मानना पड़ेगा, अब वो बाइंडिंग हो जाएगी। वही लिखा है, प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, कि भाई प्लीज देख लो यार, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस, अब उसको इन अकॉर्डेंस एक्ट करना पड़ेगा जब आफ्टर सच रिकंसिडरेशन के बाद जो एडवाइस मिल रही। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। इस प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। 42nd से आप बोल सकते हो एक तरह से बाइंडिंग किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, और 44th ने थोड़ा सा इसको रिलीव कर दिया था। अब आते हैं 75 आर्टिकल पे, 74 हो गया, 75 पे आते हैं। 4 ही हैं, थोड़ा सा कायदे से पढ़ लेते हैं बिकॉज हैं 4 लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, अब क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं। 75 थोड़ा बड़ा आर्टिकल है। इसका पहला वाला जो क्लॉज है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1। पहले ये बताओ 74 सबको समझ आया कि नहीं? 74 समझ आया सभी को? समझ आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं। सो डाउट्स कैसे पूछें? डाउट्स के लिए रिया अभी मैं एक प्लान कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी वही ना, धीरे धीरे एकदम से अगर मैं ग्रुप खोल दूंगा ना तो आप ही बोलोगे कि ग्रुप प्लीज़ सर बंद कर दो, और या फिर ग्रुप से खुद ही निकल भागोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वो केओस क्रिएट कर देंगे ग्रुप में। चलो तो अभी आते हैं 75 आर्टिकल पे। इसका 75 सब क्लॉज 1 बोलता था प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करता है। यहाँ पे हमारी यहाँ क्या पूरे संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि किस एक तरह से उसको बनाया जाएगा, मतलब क्या प्रोसीजर होगा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो बात यहाँ पे ये आती है कि क्या प्रेसिडेंट का जिसका मन आएगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा क्या? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है क्योंकि कहीं प्रोसीजर तो लिखा नहीं हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और जो बाकी जो मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होता है, उसका अभिन्न हिस्सा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो बात ये आती है कि क्या किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। वो उसी को करेगा जो पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में मेजॉरिटी लेके आएगी। जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसके लीडर को अपॉइंट किया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती है, कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 543 सीट्स हैं, इसका मेजॉरिटी निकालो कितना होगा, बाई 2+1।
तो निकाल लेते हैं। यानी 272 सीट अगर मान लो कि एक पार्टी को किसी को नहीं मिली तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट हमारे अपना थोड़ा सा डिस्क्रिशन को यूज़ करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। वो ये बोलेंगे कि भाई कुछ लोग आपस में कोलिशन बना लो, जो कि बना लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा कि आप कोलिशन बना लो, अरे वो तो सब आतुर बैठे हैं कि हमारी सरकार बन जाए। तो जो भी बड़ा कोलिशन लगेगा प्रेसिडेंट को, तो उनसे बोलेगा कि आओ, और 1 महीने के अंदर, ठीक है, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देगा कि ठीक है लो तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब 1 महीने के अंदर तुम अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करो लोकसभा में। कॉन्फिडेंस मतलब बहुमत दिखाओ हमको कि हाँ तुम्हारे पास नंबर है, और नहीं दिखा पाए तो तुम भी जाओ यहाँ से। ये होता है अगर किसी को एक तरह से मेजॉरिटी नहीं मिलती है। अभी हम देखें जैसे एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है, उसके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, इसी वजह से धड़ धड़ाधड़ वो डिसीजन ले पाता है। अब जैसे हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस बार बीजेपी हार गई है लोकसभा इलेक्शन में। अब जो कौन बनेगा आपको लगता है? इंडिया करके इन्होंने बनाया ना, सभी विपक्षी दलों ने, कांग्रेस हो गए, नीतीश कुमार हो गए, सब ने क्या इंडिया करके एक विपक्षी दल बनाया है। अब ये जीत गए, आपको नहीं लगता है कि इनके बीच में ही कभी ना कभी फूट जरूर पड़ जाएगी कि हमें होम मिनिस्ट्री दो, हमें ये मिनिस्ट्री दो, हमें वो मिनिस्ट्री दो? तो इस तरह की फूट रहती है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसको देना किसको नहीं, मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। 75 का जो 1 है, अब उसमें 1A है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी जो मैंने बोला था ना कि हमको होम मिनिस्ट्री दो, हमको ये दो, और कोलिशन के केस में, ठीक है, कोलिशन के केस में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक पार्टी है जिसके पास 200 सीट हैं, ठीक है, 73 और करनी है, तो उसके लिए कुछ लोगों से ऐसे बोलेगी कि चलो ठीक है, कुछ लालच देना पड़ेगा ना कि हमसे मिल जाओ, हम हमारे साथ कोलिशन बना लो, हमारे साथ कोलिशन गठबंधन बना लो, और हम क्या करेंगे, तुमको एक मिनिस्ट्री दे देंगे। तो बोलेगा तुम होम मिनिस्ट्री और ये सब तो मिनिस्ट्री खत्म ही हो जाएंगी, तुम अपने वालों को दे दो। बोलेगा कि चलो ठीक है, हम एक मिनिस्ट्री अपने आप से क्रिएट कर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ क्रिएट कर देंगे। उसमें तुम जो आवारा जानवर है या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ है उसका तुम कंजर्वेशन करना, वो वाली मिनिस्ट्री हम तुमको दे देंगे, या फिर जो तुमको मन हो तो हम एक मिनिस्ट्री खुद क्रिएट कर देंगे और तुमको मिनिस्टर बना देंगे। तो इसीलिए फिर एक अमेंडमेंट हुआ, 91st अमेंडमेंट, 91 नंबर संविधान का संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये चीज़ को ऐड किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद अभी बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, तो ये 15% एक्सीड नहीं कर सकता है। शैल नॉट, ध्यान से सुनते जाना बिकॉज जब भी मैं आपको स्टेट पढ़ाऊंगा ना सारी चीज़ें पैरेलल हैं उसी से, ठीक है। तो शैल नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसका 15%? 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में, उसका 15%। आई थिंक ये कुछ 81-82 निकलेगा, हाँ कुछ ऐसा 81-82 टाइप निकलेगा, देख लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। ये चीज़ इसीलिए ऐड की गई ताकि किसी को फेवर करने के लिए, कोलिशन बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री पे मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी। और इसी में एक पार्ट देखो 1A अमेंडमेंट से ऐड किया गया 91st, और 1B को भी। 1 में क्या था, अपॉइंट कौन किसको करेगा, तो प्रेसिडेंट पीएम को करेगा, और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की एडवाइस पे करेगा। प्रधानमंत्री बोलेगा इसको अपॉइंट कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, ठीक है। अब इसी 1 के अंदर ही 1A और 1B को ऐड किया गया 91st अमेंडमेंट से ही। 91st का जो 1A है वो बोलता है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, और 1B ये बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर डिसक्वालीफाई होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 10th शेड्यूल पढ़े थे 10वीं अनुसूची, इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो ये किसकी बात कर रहा था, दल बदल विरोधी कानून के बारे में, जिसके बारे में कल पार्लियामेंट चैप्टर होगा, वहाँ पे हम कायदे से देखेंगे। तो दल बदल का मतलब है कि किसी अगर पार्टी के मेंबर ने, वो हम पूरा डिटेल में कल ही देखेंगे, आज तो बस शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। डिफेक्शन का मतलब है दल बदल। अगर किसी ने दल का बदल कर लिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बीजेपी वाले ने कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में चला गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा होता तो है, अभी शिवसेना छोड़ के गए देखिए, ठीक है, कुछ जैसे एकनाथ शिंदे वगैरह ये सब होता तो रहता है, हम सुनते तो रहते हैं, वो क्यों होता है वो कल हम समझेंगे। लेकिन इन जनरल आपको यही मानना है कि डिफेक्शन ये होता है, जो कि 10th शेड्यूल में लिखा हुआ, 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो अगर कोई डिसक्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। वो इतना लिखा हुआ लंबे चौड़े में, जो कि आपको बस समझना है, इतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स बनाएंगे उसमें बस आपको शॉर्ट में लिखना है इस चीज़ को, जो भी नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जो आपके नोट्स बना रहे हो शॉर्ट में लिखेंगे कि एनी मेंबर हु इज डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल
ऑल्सो बी डिसक्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। सिंपल, पूरा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 75 के अदर प्रोविजंस पे। अभी 75 1 ही देखे हैं और 1A और 1B 91st अमेंडमेंट से जोड़े गए, ठीक है। अब आते हैं अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। 75 सब क्लॉज 2 ये बोलता है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये है हमारा, ये एक तरह से इनडायरेक्टली बोलता है इंडिविजुअल, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, ठीक। अभी मुझे एक और बताने दो 75 थर्ड, इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो मंत्री परिषद है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ पीपल ने, लोकसभा को। तो आपने एक चीज समझी कि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है टू दी प्रेसिडेंट और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू दी हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो। ये है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये मान लो कि ये प्राइम मिनिस्टर है, इससे एक ये डोर कनेक्टेड है, ठीक है। इस डोर से बंधे हुए हैं मिनिस्टर्स। मान लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर नीचे हमारे और मिनिस्टर हैं जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, डिप्टी मिनिस्टर हो गए, इस तरह से ये मिनिस्टर बंधे हुए हैं, ठीक है। बाकी डोरों से मिनिस्टर बंधे हुए हैं। अब मैं तुमसे बोलूँ, ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ कि हवा में लटके हुए या फिर प्राइम मिनिस्टर ने एकदम जहाज में या फिर एकदम लटका हुआ, एकदम पकड़ के हमारे मोदी एकदम लटके हुए हैं, ठीक है, सबके साथ, ठीक। ये डोर टूट गई तो क्या होगा? सबकी डोर टूट जाएंगी क्या? नहीं। ये डोर टूट गई तो सबकी डोर टूट जाएंगी क्या? नहीं टूटेगी ना। लेकिन अगर ये डोर टूट गई तो, ये डोर अगर टूट गई या फिर ऊपर वाली हम बोलते हैं कि प्राइम प्रधानमंत्री वाली डोर टूट गई तो ये सब नीचे गिर जाएंगे, सब मारे जाएंगे। सिंपल, यही है इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लेते हैं भाई साहब काम नहीं कर रहे हैं ये नितिन गडकरी, मोदी जी को लगा कि ये कांग्रेस की तरफ ज़्यादा मान अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब कोई दिल पे नहीं लेगा, बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं लगा कि गडकरी जी बहुत ज़्यादा कांग्रेस के साथ क्लोज रिलेशनशिप रख रहे हैं तो प्रेसिडेंट से बोलेंगे कि इनको हटा दो, ये काम नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट से बोलेंगे हटा दो, काम नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इनको हटा देगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही उसने इनको अपॉइंट किया था। आर्टिकल 74 को याद करिए। क्लियर? ऐसे ही यानी इंडिविजुअल डोर टूट सकती है और ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी ये फिल कर देंगे। गडकरी जो भी मिनिस्ट्री ऑफ मान लेते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट है तो इनकी जगह कोई और बना देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। अब बोलेंगे प्रेसिडेंट के इनको ओथ दिला दो मिनिस्टर की और इनको अपॉइंट कर दो, ठीक है। मान ले अब ये डोर कैसे टूट सकती है? प्रधानमंत्री वाली डोर कैसे टूट सकती है? ये डोर ऐसे टूट सकती है कि प्रधानमंत्री मान लें कि रिज़ाइन कर दी है, जो कि बहुत ही कम ही करते हैं, या प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, ठीक है। इस केस में क्या होगा? ये डोर टूट जाएगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ से एक चीज़, दो चीज़ सीखी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको रिमूव किया जाता है तो क्या होता है? सिर्फ दुख होता है। अगर मान लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा? दुख होगा बस। प्रधानमंत्री की डेथ हो गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, दुख तो हो गई, डिसॉल्व भी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो रिज़ाइन कर दे, डेथ हो जाए और या फिर रिमूव कर दिया जाए तो उस केस में सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के साथ ये चीज़ें हो जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व्स। और जब ये मैं डिसॉल्व बोलता हूँ ना, तो क्या है डिसॉल्व का मतलब है भंग हो जाना, यानी कि सब मर जाएंगे, ऐसे समझ लो। अब मंत्री रहे ही नहीं, अब फिर से एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी तो बात ये आती है क्या फिर से चुनाव होंगे? क्या चुनाव की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं डेथ हो गई है, ठीक है, मान लेते हैं कि डेथ हो गई है इनकी या फिर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, कुछ ऐसा हो गया है। तो इस केस में प्रेसिडेंट, ये जो रूलिंग पार्टी उससे बोलेगा कि हमें मेजॉरिटी प्रूव करके दो, या फिर जो तुम्हारा लीडर है, ठीक है, सीनियर मोस्ट लीडर, फिर किसी को मैं बोलो तो उसको हम प्रधानमंत्री बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ था, नेहरू जी की डेथ हो गई थी, जो हमारे नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनकी डेथ हो गई थी 1964 में। हुआ क्या? उस समय इस पार्टी के, कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे उनको जल्दी से बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। क्यों जल्दी से बनाया गया? बिकॉज प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली नहीं रह सकती, उसी तरह इनको एडवाइस देने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि अपने
अपने मन मुताबिक अपने डिस्क्रिप्शन पे कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, हमेशा एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ही काम करते हैं, इसलिए वो भी कभी खाली नहीं रह सकता। और इसीलिए हमेशा याद रखना कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटायरली इमीडिएटली डिसमिस नहीं किए जाते हैं। तब तक नहीं किए जाते हैं जब तक नई एक लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आ जाती। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पे काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगले लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो इनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जो अभी अभी प्रेजेंट वाले उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा जब तक चुनाव होके अगली वाली नहीं आ जाती तब तक जो प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करती रहेगी प्रेसिडेंट को। तो नेहरू 1964 में इनकी डेथ हो गई, तो गुलजारी लाल नंदा जी उस समय सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, तो इनको बना दिया गया। लेकिन सीनियर मोस्ट थे तो जल्दी से पोजीशन फिल करने के लिए बना दिया गया। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ने मतलब बोला कि लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया जाए। ये तो सीनियर मोस्ट थे, इसलिए फ्रांस में एक प्रैक्टिस होती है कि सीनियर मोस्ट को उठा के जल्दी से बना दो। तो ये 13 दिन मात्र है, 13 डेज, और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे परमानेंट एक तरह से बन गए। अब फिर इनकी भी डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनकी डेथ के बाद अगेन गुलजारी लाल नंदा अगेन फिर से बनाए गए। गुलजारी लाल नंदा फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए और फिर से ही 13 दिन के लिए बनाए गए। ठीक है, तो 13 मेरा रिश्ता, ये गाना एक तरह से गुलजारी लाल नंदा गाते हुए और 13 दिन के लिए बने। और इसके बाद फिर से इस बार इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने बोल दिया, जो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के जो बाकी मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने बोला कि हम इंदिरा गांधी को देखते हैं अपने अगले पीएम के तौर पे। फिर इंदिरा गांधी जी की भी डेथ हुई 1984 में, आपको पता है। तो ज्ञानी जैल सिंह उस समय थे, उनको बनाया गया। तो ये प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन होता है, क्लियर है। तो ये जो मैंने बताया ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया कि सारे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, किसको, प्रेसिडेंट को, उसको उत्तरदायी हैं और उसको खुश नहीं रखा। आपको ही पता है एक्चुअल में पॉलिटिक्स काम किस तरह से करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगा तो प्रेसिडेंट से बोल के इसको हटवा देगा, ऐसा होता है। और प्रेसिडेंट की एडवाइस पे ही वो सारा कुछ काम होता है आपका, क्लियर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकसभा में बहुमत चाहिए। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में, अविश्वास प्रस्ताव ले आई। ठीक है, पता था कांग्रेस को कि भाई इनके पास है बहुमत है, लेकिन फिर भी एक तरह से बेइज्जती करने के लिए ले आते हैं वो। ठीक है, वो हम देखेंगे किस किस तरह से लाया जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, इसका मतलब है कि उस सरकार के पास नंबर नहीं है, तो इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फिर से फ्रेश चुनाव होंगे। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ प्रोविजन 75 सब क्लॉज 4, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट बाय द। खत्म, सीधे 4 का मतलब याद करो, ओथ, खत्म। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाएगा। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है जरा बताइए, कल हम लोगों ने देखा था। तो 2 क्या बोलता है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टूवर्ड प्रेसिडेंट। थर्ड बोलता है 75 सब क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टूवर्ड लोकसभा। फोर्थ क्या बोलता है? शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? 75 सब क्लॉज 5 ये मैं खत्म कर लेता हूँ, तब तक किसी को डाउट होगा तो कमेंट में लिख देगा। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। अच्छा एक चीज़ चलो अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। या फिर मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ तुमसे, कैन एनी आउटसाइड मेंबर, जब मैं बोलता हूँ आउटसाइड मेंबर का मतलब कि कोई भी मेंबर कोई भी पर्सन जो लोकसभा का भी मेंबर नहीं, राज्यसभा का मेंबर नहीं, यानी कि आउटसाइड मेंबर है। कैन एनी आउटसाइड मेंबर बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या बनाया जा सकता है बताइए। फिफ्थ बोलता है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। यानी कि अगर कोई भी मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। मतलब वो मिनिस्टर फिर मिनिस्टरशिप उसकी चली जाएगी। जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर है ये, लेकिन तुम अभी भी समझ नहीं पाए हो काफ़ी लोग। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एस जयशंकर जी की अगर हम बात करें, क्या हैं अभी? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने चुनाव जीता था? किसी को पता है? नहीं पता, क्योंकि जीता ही नहीं था, कोई चुनाव नहीं जीता इन्होंने। तो फिर सर ये कैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन गया? तो इसका मतलब अगर मोदी जी चाहें तो हमको भी उठा के बना सकते हैं क्या मिनिस्टर? बिल्कुल। कैसे? देखो,
ये आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस, इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। अब जनता के बीच में तो है नहीं जो जनता के इतना वोट इनको मिल जाए। हाँ, अभी अगर मान लो चुनाव लड़ें तो वो बात अलग है, जीत जाएं, लेकिन तब तो एकदम नए थे। और इनको मोदी गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्होंने काफ़ी चाइना वाइना के एम्बेसडर के रूप में चाइना में रहे काफ़ी टाइम तक, तो ये काफ़ी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। तो इनको क्या किया, क्योंकि ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिफ्थ इनडायरेक्ट तरह से ये बोलता है कि किसी आउटसाइड मेंबर को भी जो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, उसको भी आप मिनिस्टर बना सकते हो, जहाँ तक कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर, 6 महीने के भीतर भीतर आपको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 5 कि अगर कोई 6 महीने तक अगर हाउस का मेंबर नहीं तो मिनिस्टरशिप चली जाएगी। इसका मतलब है कि 6 महीने तक रहा जा सकता है एज अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। अब ये एस जयशंकर क्या किया गया कि आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ था कि गुजरात की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा की एक सीट खाली थी, तो राज्यसभा में इनको इनडायरेक्ट एंट्री दे दी, बन गए, राज्यसभा की मेंबरशिप आ गई इनके पास। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ ऐसे हुआ था कि वहाँ से दे दिया गया इनको इनडायरेक्ट एक्सेस और वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। यानी कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है बिना लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर हुए बिना भी, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के अंदर किसी हाउस की मेंबरशिप आपको लेनी होगी। और जो हमारा पीएम होता है कैन बी अ मेंबर, पीएम कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है और राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी, वैसे जनरली लोकसभा के ही होते हैं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जनरली लोकसभा के होते हैं, बट इंदिरा गांधी हमारी हो गई, एच.डी. देवे गौड़ा हो गए, ठीक है। और मनमोहन सिंह, अभी तक सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे, बाकी सब अभी तक लोकसभा के ही थे, ये राज्यसभा के। और जिस भी सभा के, यानी लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी हाउस के मेंबर हैं उसके हाउस के अपने आप लीडर भी बन जाते हैं। एक लीडर ऑफ हाउस करके एक पोजीशन होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती। कल देखेंगे संविधान में कहीं लीडर ऑफ हाउस करके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लीडर ऑफ हाउस ऐसे कन्वेंशन में चलता है। तो लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है अगर वो जिस भी सदन का सदस्य है। मान लेते हैं लोकसभा का है तो वहाँ का लीडर बन जाएगा, राज्यसभा का है तो वहाँ का लीडर बन जाएगा। सर अगर मान लेते हो लोकसभा का है तो वहाँ का लीडर बन जाएगा, तो राज्यसभा में कौन लीडर होगा? जिसको भी प्रधानमंत्री बोलेगा कि ये लीडर होगा वहाँ का। अगर राज्यसभा का है तो लोकसभा में जिसको बोलेगा वो बन जाएगा लीडर। लीडर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कंफ्यूज मत करिएगा, पीठासीन अधिकारी से कंफ्यूज मत करिएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, लीडर मतलब मॉनिटर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्लास टीचर, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, जैसे जो लोकसभा का अध्यक्ष जैसे हमारे ओम बिरला। और राज्यसभा में कौन होता है जरा बताइए? राज्यसभा में हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। 6th और आखिरी क्लॉज है 75 में, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई लॉ डिटरमाइन एंड अनटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंस शैल बी स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल। यानी कि सैलरी और अलाउंसेज जो इनकी हैं वो आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करता है, बस ख़त्म। ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सैलरी अलाउंसेज के बारे में दिया हुआ है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कोई डाउट तो नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, आई फील यू आर अ सपोर्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, कुछ लोग मुझे बीजेपी का सपोर्टर बोलते हैं, कुछ लोग कांग्रेस का, तो मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जैसे तुमने कांग्रेस का बोल दिया तो मैं थोड़ा बीजेपी के पक्ष में बोलूँगा, फिर तुम बीजेपी के पक्ष बोलोगे तो मैं कांग्रेस के, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को वो हो जाता है कि भाई सर ये पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है। आई एम कम्प्लीटली न्यूट्रल, ठीक है। मैं भारत के झंडे के साथ हूँ, इंडिया के साथ, मतलब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं। अब उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली नाम रखा अपोजिशन वालों ने इंडिया, है ना, कि ये इंडिया वाले बीजेपी वाले कुछ भी हमारे विरुद्ध बोलेंगे तो इंडिया वर्ड इनको यूज़ करना पड़ेगा, वो अपने आप इंडिया के वैसे हो जाएगा। क्या मैं पीएम बन सकता हूँ अर्जुन तिवारी? बिल्कुल, मिलना तुम अभी, ठीक है, क्लास के बाद तुमको हम पीएम बनाने की सिफारिश करवाते हैं। न्यूट्रलिटी इज़ गुड, बिल्कुल। एक बार रिवाइज करवा दो, चलो रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। 74 में क्या देखा कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक तरह से बोल दिया कि सरकार का मुखिया है जो कि एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट पे वो एडवाइस बाइंडिंग होगी
सेकेंड इंस्टेंस पे, यानी फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर वो बोल सकता है कि लौटा सकता है एडवाइस को, लेकिन अगर फिर से रिकन्सिडर्ड एडवाइस प्रेसिडेंट को जो मिलेगी वो बाइंडिंग है उस पर, 44th अमेंडमेंट। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने 75 आर्टिकल देखा, उसमें बहुत सारे प्रोविजन देखे। पहले तो बोला अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा ना, वो नहीं दिया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी दी है प्रेसिडेंट, और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर 91st अमेंडमेंट ने एक के अंदर दो घुसेड़ दिए, 1A और 1B। 1A ने बोला कि 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। किसका 15%? किसका? लोकसभा का, लोअर हाउस ऑफ द सेशन। 1B ने बोला कि अगर कोई 10th शेड्यूल के तहत यानी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। फिर सब क्लॉज 2 ने बोला 75 के कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 ने बोला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कीवर्ड याद रखिए, इसीलिए तो तुमको समझाया है कि जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ये मिनिस्टर होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसका मतलब समझ लो, प्लेजर का मतलब क्या होता है? प्लेजर का मतलब कौन सा ऐसा प्लेजर देते हैं भाई ये मिनिस्टर लोग, ऐसा कौन सा प्लेजर प्रेसिडेंट को देते हैं, कौन सा प्रसाद ऐसा देना पड़ता है? तो प्लेजर जो है कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी किसी भी तरह का प्लेजर हो सकता है, किसी भी तरह का प्लेजर वो हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो तुम कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जगह देखोगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर के साथ भी देखोगे, अटॉर्नी जनरल के साथ भी देखोगे। मतलब क्या होता है प्लेजर का? तो बस ऐसे समझ लो, जहाँ पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का रिमूवल का प्रोसीजर नहीं दिया होता है वहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डाल दिया जाता है। गवर्नर का है क्या, किस तरह से हटाया जाएगा? नहीं है। प्रेसिडेंट का है ना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका रिमूवल का पूरा प्रोसीजर है ना, कि इस तरह से, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनका पूरा प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास होगा और इस तरह से चीज़ें होंगी। वाइस प्रेसिडेंट भी में भी हम लोगों ने कल देखा था। जरा ये बताइए वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो उसमें प्रोसीजर मेंशन्ड है। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं। अब इनका क्या कुछ लिखा हुआ है आपको पता है? कहीं कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह से हटाया जाएगा? नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं लिखा हुआ, इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं जब मनाया हटा दिया। क्यों? क्योंकि थर्ड भी पढ़ लो जरा, थर्ड क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वो हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा की मेजॉरिटी को एंजॉय करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को एंजॉय करते हैं, यानी वहाँ पे उनका बहुमत है तब तक। ये जो है ना आर्टिकल, ये लिमिट कर देता है प्रेसिडेंट के हाथों की, कि उसका मन है उसको नहीं, जब मन है तब उसको किसी को हटा दिया। ठीक है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है? तो हमने कैसे देखा था, ऑल एमपीज़ किस तरह से हटाते हैं? राज्यसभा में रेजोल्यूशन इनिशिएट होगा, बाई इफेक्टिव मेजोरिटी पास होगा, और बस एग्रीड टू बाई द सिंपल मेजोरिटी बाई द लोकसभा, बस लोकसभा एग्री कर ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 76 नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करके हम लोग लेक्चर करेंगे। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल, कैग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सबको एक साथ देखेंगे। यहाँ पे नहीं देखना है इसको। ठीक है, आते हैं आर्टिकल नंबर 77, बहुत ही आसान सा है, बस इस लाइन को याद करना है, बाकी को नहीं। क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ, बस इस लाइन को याद करना आपको, इसको। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी बिजनेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी जो भी काम होगा भारत सरकार का, वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा। करेगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, लेकिन किसके नाम पे होगा? कि कोई भी अगर रूल मान लेते आया तो वो राष्ट्रपति के नाम पे आएगा, कि राष्ट्रपति जी ने बोला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में मीटिंग होती है कि भाई ये होना चाहिए, इनको न्योता देना है, इनको न्योता नहीं देना है। ठीक है, तो जब न्योता दिया जाता है तो अब ऐसे समझ लो कि ये बोला जाता है कि हमारे घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसके नाम पे न्योता दिया जाता है, उसका नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। एक्चुअल में आपके डिसीजन कौन लेते होंगे आपके घर में? हो सकता है आप लेते हो, आपके जो फादर हों वो लेते हों, ठीक है, लेकिन किसका नाम चलता है? आपके बाबा जी का नाम, दादाजी का नाम चलता है ना। जो घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है उसके नाम पे सारे काम किए जाते हैं, चाहे भले वो सारा काम ना कर रहा हो, लेकिन उसके नाम पे किए जाते हैं। बस वही है 77। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। याद करिए आर्टिकल नंबर 53 जो क्या बोल रहा था? आर्टिकल 53 बोल रहा था कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यही तो हम लोगों ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट, वो एक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो इसीलिए जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, कार्यपालिका कार्य करेगी, वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा काम। वही सेकंड भी, ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड इन रूल 1। ये फलाना डिमका सब कुछ लिखा है, वो जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो भी ऑर्डर या फिर कुछ भी ऑर्डर वगैरह दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम पे ही दिया जाएगा। ठीक है, और
77 इसी के तहत 77 का ये 1, 2 और 3 है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेट बिजनेस, यानी कि किस तरह से जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसको किस तरह से काम एलोकेट करना है उसको लेकर राष्ट्रपति रूल बना सकता है। ये 77 में है। बस घुमा फिरा के 77 में ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के नाम पे सारे काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी होते हैं दे आर कैरीड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये थोड़ा सा देख लो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग्स हैं वो यहाँ पे मैंने लगा रखी कि अगर बाई चांस इस तरह से आ जाए तो आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ इस आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आ जाते हैं आखिरी आर्टिकल पे जो बात करता है, आर्टिकल नंबर 78 किसकी करता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम पैरेलली अभी देखने वाले हैं सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस इसको देखिए और फिर 2 मिनट के अंदर उसको भी खत्म कर देंगे, 2 मिनट में। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि इट शैल बी, यानी कि सिंपल इसमें ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर दी हुई हैं। इसमें सिर्फ समराइज करना हो तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर दी हुई हैं। ड्यूटीज 8 और टीज ऐसा टाइप साउंड हो रहा है तो इसे आप याद कर सकते हो। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समराइज कर दूंगा। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, इफ द प्रेसिडेंट सो इंक्वायर्स टू सबमिट द फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। खत्म। 100 सुनार की 1 लोहार की। इस डायग्राम से आप आर्टिकल 78 को समराइज कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ लिंकेज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करे सारे डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ये ड्यूटी बनती है प्राइम मिनिस्टर की कि राष्ट्रपति को ये बताए या फिर उसके पास सबमिट करे कोई एक ऐसा डिसीजन जो किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ले लिया लेकिन उस डिसीजन के बारे में बाकियों को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि याद करो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, यानी कि सब मिलजुल के एक चीज़ को सपोर्ट करेंगे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं एक इधर बग रहा है एक उधर बग रहा है। याद करिए जब फार्म लॉज आए थे, हमारे फार्म लॉज आए थे, उसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। लेकिन विरोध किसने किया था? विपक्षी दलों ने किया था। बीजेपी वाले ने सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक थी आई थिंक पंजाब से बीजेपी में थे, वो उसका विरोध कर रही थी, तो उन्होंने अपने आप रिज़ाइन दे दिया था लिख के। क्यों? क्योंकि या तो एक साथ कलेक्टिवली साथ रहो या तो निकल लो, ये है, या तो हम तुमको निकाल देंगे। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखानी होती है। तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बताएगा अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके बारे में अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं पता, और वो भी वही है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के संबंध में के हित में हो, अगर कोई ऐसी चीज़ तो उसको ले सकता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी बात करता है, प्राइम प्रधानमंत्री को ड्यूटीज़ दे रहा है, और एक तरह से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिंकेज के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब अगर आप यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अब देखिए कितनी आसानी से आप समझेंगे पूरा। इसके लिए लोग अलग से लेक्चर लेते हैं, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अलग से कुछ नहीं। अभी देखो तुम्हें दिखाते हैं मैजिक। क्या आर्टिकल 73, अरे हो जाएगा, ठीक है। सोनिया शर्मा भी रुक जाओ, जितना मैं करवा रहा हूँ पहले तुम लोग उसका डाउट नहीं पूछते हो, इधर उधर की बातें बस करते रहते हो। हरसिमरत, अच्छा हम, हाँ हरसिमरत कौर थी, हाँ ठीक है। आप ये बताओ कि डाउट तो नहीं है जितना मैंने पढ़ा है उसमें, सारी चीज़ों पे आते हैं। चलो तुम लोग की, कुछ लोगों के 5-6 लोग हैं, उनके अलग ही चलता रहता है कॉन्वर्सेशन कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि किस तरह से आप याद करेंगे पूरा जो स्टेट का है, ठीक है। पैरेलली जो नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा लेफ्ट साइड में, फिर पैरेलली आप इस चीज़ को अलग कलर से ऐड करिएगा उसमें, अलग कलर से, ठीक है। इसे मैं डिजिटल नोट्स बना रहा हूँ, अलग कलर से उसमें ऐड करिएगा आप स्टेट लेजिस्लेचर वाले जो आर्टिकल हैं। तो भैया जिस तरह हमारा आर्टिकल नंबर 74 बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इनएक्ट इन, ठीक, ये बोलता है। अब स्टेट के केस में आपको पता है, मैं आपको देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, पहले ये चीज़ तुम समझ लो,
ये होता है हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव। कल भी इस चीज़ को मैंने समझाया था, फिर से समझ लो। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, है ना, आर्टिकल 53 बोल रहा था। ठीक है, इसमें और कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री आते हैं, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। अदर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज प्रधानमंत्री खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अटॉर्नी जनरल आते हैं, यही आते हैं ना। ऐसे ही, और सॉरी, एक और आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उपराष्ट्रपति। उसी तरह हमारे स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, उसमें सबसे टॉप पे आते हैं गवर्नर, यानी कि गवर्नर हेड होंगे एग्जीक्यूटिव के। कोई आर्टिकल बोल रहा होगा, देखेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के समानांतर होता है राज्यपाल, प्रधानमंत्री के समानांतर कौन होगा? सीएम, सबको पता है, चीफ मिनिस्टर होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे वहाँ, यहाँ भी मंत्री परिषद होगा। ठीक है, जो एड एंड एडवाइस किसको कर रहा होगा? गवर्नर को कर रहा होगा। जहाँ वहाँ एडवोकेट जनरल है, वैसे यहाँ, सॉरी, वहाँ अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, ये हमने स्किप कर दिया ना, आर्टिकल नंबर 76 में था, ऐसे ही ये भी स्किप कर देंगे आर्टिकल नंबर 165 में। ठीक है, वो अभी देखेंगे। और जैसे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट की तरह, यहाँ वाइस गवर्नर नहीं होता है। अब आप बहुत ही आसानी से बोल सकता हूँ मैं कि जहाँ पे पीएम होगा वहाँ सीएम कर दो, जहाँ प्रेसिडेंट होगा वहाँ गवर्नर कर दो, पूरा का पूरा आर्टिकल सेम होगा। किसके संबंध में? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में। कौन सा आर्टिकल होगा ये होगा 163। ठीक है, अभी याद कैसे करने में, देखो याद ऐसे करना, याद भी देख लो। इसमें एक जोड़ो और एक घटा दो, मतलब इसके आगे एक जोड़ो। जैसे 74 बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन सच अकॉर्डेंस, जो भी एडवाइस मिलती है। एक जोड़ो और एक घटा दो, यानी कि 170, सॉरी यहाँ पे 174 था ना, एक सेकेंड। तो यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो कि 60s की लाइन में आप समझ सकते हो। जैसे इसमें आपने एक जोड़ा, ठीक है, और इसको 164 कंसिडर कर लो, और इसमें एक घटा दो तो 163 हुआ। तो आपका जो आर्टिकल 163 है वो सेम चीज़ बोलेगा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। बस अंतर इसमें यह है कि 44वें संविधान संशोधन ने इसको बाइंडिंग एक तरह से कर रखा है कि प्रेसिडेंट पे एडवाइस बाइंडिंग है अगर दोबारा लौट के आती है, लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, कितनी बार भी लौटा सकता है वो। ठीक है, सेकंड, ये हमारा वो सारे क्लॉजेज वही हैं। अब ये जो सब क्लॉज 2 है ना, 74 सब क्लॉज 2 की, द क्वेश्चन वेदर एनी और इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, यही आपका आर्टिकल नंबर 163 का सब क्लॉज 2 हो जाएगा। 163 का सब क्लॉज 2 हो जाएगा, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे अलग से करवाने की थोड़ी ज़रूरत है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 175। जिस तरह आर्टिकल नंबर 175 है, इसके पैरेलल कौन सा आर्टिकल होगा? एक जोड़ दो और इसको 7 को 6 मान लो और एक घटा दो तो 164 होगा, आर्टिकल 75 के समकक्ष। यहाँ ये बोलता है जैसे ये कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह ये आपका बोलता है आर्टिकल नंबर 164 कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। खत्म। ठीक है, इसके लिए अलग से थोड़ी ना मुझे लिखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे 1A जिस तरह से जोड़ा यहाँ पे, वैसे ही 1A जोड़ा 164 आर्टिकल में भी। जिस तरह यहाँ पे 15% की लिमिट है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसे ही किसका 15%? लोकसभा का। वैसे ही यहाँ पे भी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, किसका? यहाँ पे लोअर हाउस क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं हो सकते। बस एक माइन्यूट सा अंतर है, वो बता देता हूँ मैं आपको लिख के। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम में तो लिमिट है कि 15%, कहाँ पे? यूनियन में, ऐसी स्टेट में भी है, लेकिन मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है लोकसभा के केस में, सेंटर केस में, कि मिनिमम इतने मिनिस्टर तो होने ही चाहिए। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में है, स्टेट के केस में है। वो मिनिमम कितना है? मिनिमम है आपका 12 इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। लोकसभा के केस में कुछ मिनिमम नहीं है। इस चीज़ को ब्रैकेट बना के उसी सेम कलर से ऐड करेंगे नोट्स में। ठीक है, कि मिनिमम 12 मिनिस्टर्स तो होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो वही 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह 1B जिस तरह इसमें 75 1B, उसी तरह वहाँ पे 164 1B है। क्या बोलता है कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में वो होगा डिस्क्वालीफाई, तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है वो, खत्म। ठीक है, फिर जिस तरह 75 सब क्लॉज 2 बोलता है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर दो स्टेट केस में। 164 सब क्लॉज 3 में जिस तरह यहाँ पे है, क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, हाउस ऑफ पीपल की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। देखो
ये समानांतर समझ गए? उसी तरह जिस तरह हमारा लोकसभा होता है उसी के समानांतर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद। तो जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट था वहाँ वहाँ आपने गवर्नर कर दिया, जहाँ पीएम था वहाँ सीएम कर दिया, सीओएम का सीओएम ही रहेगा, और जहाँ जहाँ पे लोकसभा था वहाँ पे आपने लेजिस्लेटिव असेंबली कर देना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ लोअर हाउस हमारा सेंटर के केस में लोकसभा होता है, वैसे स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट के, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिस तरह बिफोर, इसके केस में क्या हो जाएगा, स्टेट के केस में आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 कि बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, वही पूरा खत्म। अब जिस तरह हमारा ये 5 और 6 क्या है, 5 बोलता है कि अगर कोई मतलब मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए मैक्सिमम 6 महीनों के लिए, वैसे वहाँ पे भी है कि कोई मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए 6 महीने तक, लेकिन उसको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, जैसे कि हमारा सेंटर केस में था। सेंटर केस में जैसे लोकसभा है तो उस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली, और जैसे हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, उसी तरह हमारा सेंटर केस स्टेट केस में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। लेकिन ये सारे राज्यों में नहीं होती है, कल देखेंगे, सिर्फ कुछ ही में है। ठीक है, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की ही मेंबरशिप उसको लेनी होगी। ठीक, फिर यहाँ पे जिस तरह सैलरी और अलाउंसेस लिखा है वैसे 164 सब क्लॉज 6 में सैलरी अलाउंसेस लिखा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल की, तो एक जोड़ के इसको 166 मान लो और एक घटा दो तो 165 हो जाएगा। और 165 बात करता है एडवोकेट जनरल की, जो कि हम साथ में देखेंगे अटॉर्नी जनरल के, एडवोकेट जनरल की बात करता है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ 77 है तो एक जोड़ के इसको 167 मान के एक घटा दो तो 166 हो जाएगा। तो ये पूरा ये यहाँ पे 166 के रिगार्डिंग हो जाएगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो जाएगा यहाँ पे, ख़त्म। ठीक है, सारी चीज़ सेम रहेगी, कुछ नहीं है चेंज होगा। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा, और अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी जगह सीएम हो जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहीं है नहीं, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की जगह उस गवर्नर कर दो। अगर आपको यकीन नहीं होता कोई भी आप आर्टिकल सर्च कर लेना, वो आर्टिकल 166 पूरी सेम चीज़ मिलेगी, एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होगा, एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा। 78 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ पीएम, तो भाई इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, इसको 168 मान लेना और एक घटा देना, तो 167 किसकी बात करता होगा, ये बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ सीएम की। ठीक है, बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ सीएम की, ये आपका 166 हो गया। ठीक है, जो 77 का था कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन, ये हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे भारत सरकार के कार्यों का संचालन 77 में, वैसे ही राज्य कार्य के कार्यों का संचालन जो है जो राज्यपाल है उसके नाम पे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल के भी आर्टिकल देख लेते हैं, लेकिन पहले ये बताइए क्लियर है कि नहीं। मैं सारी चीज़ें समराइज कर देता हूँ फिर से आपके लिए। ठीक है, हमने ये देखा 74 बोलता है, यानी 74 जो आर्टिकल है वो बराबर है स्टेट में आर्टिकल 173 के। ठीक है, जो 75 है वो बराबर है 164 के, जो 76 है वो बराबर है 165 के, जो 77 है वो आर्टिकल बराबर है 166 के, जो 178 है वो बराबर है 167 के। कुछ अलग नहीं है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, पीएम की जगह सीएम, और बस एक डिफरेंस था यहाँ पे 75 में कि यहाँ पे मैक्सिमम तो साइज़ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 15%, स्टेट के केस में भी है, लेकिन मिनिमम साइज़ नहीं था कुछ मिनिस्टर्स का, जो कि मिनिमम है स्टेट के केस में 12 मेंबर्स का होता है। इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक, बताओ। तो फिर गवर्नर भी स्टार्ट करें, और गवर्नर भी बस 5 मिनट लगेगा, प्रेसिडेंट अगर आपने कल पढ़ा है तो। LALC में डिफरेंस अक्षय चौधरी कल बताएंगे LALC में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सीएम कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 6 में आता है। ये बस इतना डिफरेंस है कि सारे के सारे पार्ट 5 में आते हैं, भाग नंबर 5 में आते हैं, और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5, और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है ये पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। बस ये माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्योंकि यूनियन के बाद स्टेट चालू होता है। पार्ट 1 क्या था, यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट। ठीक, ऑल क्लियर, ओके। तुरंत चुना जाता है शुभ दुबे जी, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं कि इतने दिन में तुरंत हमें वो बनाना है किसी को। होता यही है कि वो गद्दी खाली नहीं रह सकती, इसलिए तुरंत ही सीनियर मोस्ट मेंबर को बना दिया जाता है जो उस रूलिंग पार्टी का होता है। फिर रूलिंग पार्टी जो होती है खुद बोल देती है कि
ये तो टेम्प्रेरी तौर पे बना दिया तुमने सीनियर मोस्ट को, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बने। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि नेहरू जी की डेथ हुई तो तुरंत गुलजारी लाल नंदा सीनियर मोस्ट से बना दिया, लेकिन फिर कांग्रेस वाले ने बोला नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को बनाइए। उनकी डेथ हो गई तो फिर उन्होंने जल्दी से फिर गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए बनाया गया, लेकिन फिर से इंदिरा गांधी को बिठाया गया। तो इस तरह से होती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ और नहीं है, डाउट कुछ और नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे गवर्नर जी को, देखते हैं नहीं राज्यपाल जी क्या क्या करते हैं, इनके रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल हैं। अब ये बहुत आसान है। किस तरह से आसान है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको याद है क्या प्रेसिडेंट जी के बारे में, तो वॉइस क्लियर आ रही होगी, पता नहीं थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम रहता है, चलो कोई नहीं, तो अभी वॉइस आ रही है ना। देखो आर्टिकल 52 क्या बोल रहा था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल, पहली बात तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये हम किसके बारे में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव आपका पार्ट 6 में आता है, भाग नंबर 6 में आता है। आर्टिकल की अगर बात करूँ तो आर्टिकल है 153 से चालू होता है। कहाँ तक जाते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 153 ही आएगा। कहाँ गए गवर्नर जी, एक सेकेंड, कहाँ लिखा था मैंने गवर्नर, चलो। तो जिस तरह हमने 52 में क्या देखा था, 52 में देखा था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, देखा था। बस एक उधर जोड़ो, एक आगे जोड़ो और एक वैसे जोड़ दो तो 153 हो जाएगा। ये बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। 53 क्या बोल रहा था, 53 बोल रहा था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, बोल रहा था कि शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, यही बोल रहा था ना। एक आगे जोड़ो और एक वैसे जोड़ दो तो 154 हो जाएगा। ये बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यानी राज्य का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसके बारे में, ठीक है। 54 क्या बोला था, 54 बोला था प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेगा। 55 क्या बोला था कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति का इलेक्शन किस किस तरह से होगा, इंडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, सब कुछ था। लेकिन जो हमारे गवर्नर भैया ये तो इलेक्ट ही नहीं होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ये नॉमिनेट होके होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट, या फिर नॉमिनेट तो नहीं बोलना सही रहेगा, अपॉइंट होते हैं, सॉरी अपॉइंट होते हैं, नॉट नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड बाई, ठीक है। ये होते हैं आपके अपॉइंट, इलेक्शन इनका नहीं होता है, ठीक। और अपॉइंटमेंट करता किस आर्टिकल के तहत होगी भाई, इनका इलेक्शन प्रेसिडेंट का 55 के तहत हो रहा था तो भैया इनकी अपॉइंटमेंट 55 के तहत होगी, ख़त्म बात। मतलब 55 नहीं, मतलब 155, ठीक है, 155 के तहत होगी, ठीक है। जिस तरह प्रेसिडेंट का था, या फिर इस तरह से याद कर सकते हो कि 154 में इलेक्शन था ना, तो अगेन उसमें एक जोड़ दो और एक जोड़ दो यहाँ पे ओवरऑल तो 155 हो जाएगा, ठीक। 56 किसकी बात कर रहा था, ये बात कर रहा था टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म की बात कर रहा था ना कि क्या टर्म होगा। वैसे ही इसमें एक जोड़ दो, एक मत जोड़ना, बस आगे एक लगा देना तो 156 हो जाएगा। ये बात करेगा टर्म ऑफ गवर्नर, यानी ये कार्यकाल कितना होगा राज्यपाल का, कितना होगा, 5 साल का होगा, लेकिन ये 5 साल का होगा, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ही सर्व्स अंटिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और क्यों प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा हुआ, आप समझ गए ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ लिखा हुआ जहाँ पे किसी का रिमूवल का प्रोसीजर नहीं है। 57 किसकी बात कर रहा था, ये बोल रहा था री इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का एनी नंबर ऑफ टाइम, लेकिन हमारे गवर्नर जी का तो इलेक्शन ही नहीं होता, तो री इलेक्शन की बात कहाँ से उठती है ना। तो इसलिए 157 में हमारा है क्वालिफिकेशन के बारे में। अब क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल था, वो था 58। तो 57 को यहाँ से हटाइए और 58 को लिखिए। बस ये थोड़ी सी डिफरेंसेस है जो यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा कि 58 में हमारा राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसी तरह 157 में है हमारा, 157 में है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। अब क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और
35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 35 ईयर ऑफ एज। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, 35 साल उसके में भी था, एज 35 साल। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और मैंने बताया था नेचुरलाइज सिटीजन इंडिया का प्रेसिडेंट हो सकता है, यूएसए में नहीं है ऐसा है। और ये था कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या था, 35 साल उम्र, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, खत्म। ये था चीज़ें। तो 35 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे भी है। एक अच्छा कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है कि गवर्नर को जिस भी स्टेट में का गवर्नर बनाया जाएगा वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे आनंदीबेन पटेल फॉर एग्जांपल यूपी के हैं, तो यूपी की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को बंगाल का गवर्नर बनाया बंगाल को गवर्नर बनाया जाएगा तो बंगाल का नहीं होना चाहिए। ये संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ इतना मेंशन है। ये मतलब एक कन्वेंशन है, एक रीति रिवाज आप बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। वो चीज़ ये है कि एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। खत्म बात। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ये चीज़ को अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट का गवर्नर हो सकता है, एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स या यूटीज का हाई कोर्ट हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को, दोनों प्रावधानों को 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से ही ऐड किया गया था, दोनों चीज़ों को। यानी कि जब शेयरिंग की बात आएगी, शेयरिंग स से 7, ठीक, और 7 से 7 और 7 से 7, 7वां जो पार्ट था, 7वां भाग और संविधान का, उसको इसी 7th अमेंडमेंट से ही हटाया गया था। यानी जो पार्ट 6 अभी हम देख रहे हैं, गवर्नर और सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब जितने हैं सब ये पार्ट 6 में आते हैं। और प्रेसिडेंट, यूनियन का एग्जीक्यूटिव पार्ट 5, स्टेट का एग्जीक्यूटिव सब कुछ पार्ट 6 में आता है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी बिकॉज इसके बाद क्वेश्चन आ गए, तो एक स्लाइड करके ये कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन ही दनादन करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिएगा अब किस तरह से खटाखट सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बस 1-2 आर्टिकल और बाकी हैं। कहाँ तक हो गया था? 58 तक हो गया था, ठीक है। 59 क्या बोल रहा था प्रेसिडेंट के केस में? कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये था ना। तो बस इसमें एक जोड़ो, अब एक घटा दो। वहाँ क्या कर रहे थे, एक जोड़ के एक जोड़ रहे थे, एक आगे लगा रहे थे और एक जोड़ रहे थे, तो 153 हुआ। एक आगे लगा रहे थे, एक जोड़ रहे थे, 154 हुआ। फिर क्या किया, अब यहाँ पे बराबर होना चालू हो। यहाँ पे तो जोड़ना पड़ रहा था, एक को जोड़ रहे थे भाई, आगे तो एक लगाना ही लगाना है, नो डाउट, आगे तो एक लगाना ही लगाना है, ठीक है। तभी हम गवर्नर के आर्टिकल के पास पहुँचेंगे। शुरू के 2 आर्टिकल में एक जोड़ा, फिर 55 के साथ कुछ नहीं जोड़ा, इसमें भी 2 आर्टिकल में कुछ नहीं जोड़ा, यानी कि शुरू के 2 आर्टिकल में एक जोड़ा, बाद के 2 आर्टिकल में कुछ नहीं जोड़ा, और फिर बाद के जब जो आर्टिकल हैं उनमें एक घटाना है अब आपको, ठीक है। तो एक लगाया और एक घटा दिया तो 157 हो गया। 59 में एक लगाया गया और एक घटा दिया तो 158 हो गया। यानी कि कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर किस में होंगी? 158 में होंगी, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। अब सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो वही लिखा हुआ है जो प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो पार्लियामेंट, अगर इसको अपॉइंट होना है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट के केस में था कि ये ना तो लोकसभा, ना तो राज्यसभा, ना तो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है। और अगर है तो प्रेसिडेंट की गद्दी में बैठने से पहले वो रिज़ाइन कर देगा वहाँ से, वो उस ऑफ सीट को वैकेट कर देगा। वही यहाँ पे भी है कि उस ही बंदे को गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। जो अगर कोई गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है किसी को, अगर किसी हाउस में ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसको वो सीट वैकेट करनी पड़ेगी। सिंपल, कुछ अंतर है ही नहीं ना। अंतर हो तो बताऊँ ना मैं, और जहाँ अंतर होगा वहाँ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो जिस तरह 59 है उसी तरह 158 है आपका। 60 क्या बोल रहा था? 60 बोल रहा था ओथ के बारे में, कि इनको ओथ दिलाते हैं CJI। तो अब इसमें क्या करना है, एक जोड़ना और एक घटाने की बारी चल रही है अभी। तो 159 ये क्या बात करेगा? ओथ की बात करेगा। ओथ प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था? CJI। इनको कौन दिलाएगा? बस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिला देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। काफ़ी लोग सुप्रीम कोर्ट कभी कभी लगाते हैं, कुछ CM लगा देंगे कुछ ओथ में, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाता है प्रेसिडेंट को, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा किसको? गवर्नर को, ठीक है। 61 बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको हमने लिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को वहाँ से लिया हम लोगों ने। और क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिया वहाँ से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और
जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया। अब मैं क्यों बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का जो रिमूवल का प्रोसीजर आर्टिकल 61 के तहत जो हमारा प्रेसिडेंट का दिया हुआ है वो गवर्नर के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ही सर्व्स अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा तब तक वो रहेगा ऑफिस में, और जिस दिन प्लेजर देना बंद कर दिया गया, यानी कि कोई भी रिमूवल का प्रोसीजर नहीं है। तो यानी कि इनके अगर हम मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करें, ख़त्म हो गए इनके। बाकी फिर भी देख लेते हैं कि 160 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कुछ याद ही नहीं करना था, बस प्रेसिडेंट से रिलेट कर लेना था कि प्रेसिडेंट के जो शुरू 2 आर्टिकल हैं उसमें एक सबके आगे लगा देना है। 52 के आगे एक, 53 के आगे एक सबके आगे लगा देना है। शुरू के 2 आर्टिकल में एक जोड़ देना है, तो 152 में एक जोड़ोगे 153, यानी जो 52 बोलता है वही 153 बोलता है, जो 53 बोलता है वही 154 बोलता है। फिर अगले के जो 2 आर्टिकल उनमें कुछ नहीं जोड़ना है, 55 जो बोलता है वही 155 बोलता है, जो 56 बोलता है वही 156 बोलता है। और फिर जो बाकी के आपके आगे के 3 आर्टिकल हैं उनमें बस घटाते चले जाना है। जो 158 बोलता है वो 157 बोलता है, जो 59 बोलता है 158 बोलता है, जो 60 बोलता है वो 159 बोलता है। क्लियर है? अब देख लेते हैं 160 क्या बोलता है। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पीचमेंट होता नहीं है। तो ये है पावर टू ग्रांट बोल रहा हूँ, ये होगा आपका वो डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सम एक्सीजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गवर्नर नहीं है या फिर कुछ हो गया, तो उन केस में कौन इनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा वो बस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह का आप याद करो 162 में क्या लिखा हुआ था, टाइम टू इलेक्शन दी फिल दी वैकेंसी। अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उस केस में किस तरह से उसको कंप्लीट किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट केस में लिखा हुआ था। 161 किसकी बात करता है? अब देखिए 161 आगे ना आ जाइए, 72 किसकी बात करता है? 72 जिस तरह बात करता है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, उसी तरह हमारा 161, खैर यहाँ पे तो 1 और 1 वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिलेट कर सकते हो। जिस तरह प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर दिया हुआ है उसी तरह हमारे गवर्नर का पार्डनिंग पावर दिया गया है, जिसको कल मैं समझा चुका हूँ आपको। गवर्नर का पार्डनिंग पावर यानी क्षमा दान देने की शक्ति। मैंने क्या बताया था आपको, क्या अंतर होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में? अंतर बस 2 मामलों में होता है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है कभी, जो प्रेसिडेंट कर सकता है, और गवर्नर कभी कोर्ट मार्शल में पार्डनिंग पावर का यूज़ नहीं कर सकता है, जो प्रेसिडेंट कर सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है जरा बताइए कॉमेंट में। 161 हो गया। 162 आपका बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति वो कहाँ तक है? तो वहीं तक है जहाँ पे 7th शेड्यूल हम लोगों ने देखा था, 7वीं अनुसूची में क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जहाँ यूनियन का जुरिस्डिक्शन है लॉ बनाने का, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जहाँ स्टेट का जुरिस्डिक्शन है लॉ बनाने का। तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव का जो एक्सटेंट है वो लिखा हुआ है कि स्टेट लॉ उन्हीं मैटर से बना सकता है जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मैंशनड है। तो वही है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, और अगर हम बात करें आखिरी आर्टिकल की, दैट इज़ 163, ये तो देख ही चुके हैं ना। देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। बस वहीं से फिर से स्टार्ट हो गया, देख लो 163 62 तक देख लिया ना, देयर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खत्म हो चुका था, ठीक है, उसके बाद ही चालू हुआ था ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरह गवर्नर खत्म होने के बाद यहाँ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चालू हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर जैसा नहीं होता है। बस 163 तो वो पूरा वही सेम हो गया, सब एक साथ ख़त्म। इसके लिए अलग से कोई क्लास की ज़रूरत नहीं थी। अब लगाओ क्वेश्चन, उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें राज्यपाल से संबंधित, गवर्नर संबंधित यहाँ पे देख लो। गवर्नर जो होता है ये टाइटुलर हेड होता है, टिटुलर इसको हेड बोल सकते हैं ऑफ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं नोट करना चाहूँगा, और जो कि हमारे नेहरू जी ने बोली थी, और ये आर्टिकल 78 के साथ अगर मैं लिखूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा ये। ठीक है, वो नेहरू जी ने ये चीज़ बोली थी कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट, लिंच पिन क्या होता है? जैसे आपने बैलगाड़ी वगैरह देखी है, फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि जैसे बैलगाड़ी वगैरह में ऐसा एक पिन लगा रहता था ताकि टायर बाहर ना आ जाए, टायर बाहर को ना जाए, जो लकड़ी के रहते थे टायर। कौन कौन यहाँ पे बैलगाड़ी में बैठा है? मैं तो काफ़ी बैठा हूँ। ठीक है, हमारे एक परिवार में दादाजी थे, है ना, वो खूब लेके जाते थे। लड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, जो बैलगाड़ी होती है उसको लड़ी या फिर लड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ पे।
तो लड़ी में जो टायर होते हैं उसमें इस तरह से लिंच पिन लगा रहता है ताकि जो टायर है वो बाहर ना निकले, तो वो उसको बोलते हैं लिंच पिन। तो क्योंकि जिस तरह से लिंच पिन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सारी चीज़ें बाहर ना निकलें, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर एक लिंकेज के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, तो ये नेहरू जी ने कि ही इज़ द लिंच पिन, आई थिंक फिर से वॉइस गई होगी, कि ही इज़ द लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट, ये नेहरू जी ने बोला था। अब यहाँ पे कुछ गवर्नर जी के रिगार्डिंग जो मुझे चीज़ें बतानी है कि ही इज़ द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट। जिस तरह हमारा टाइटुलर हेड होता है नहीं, नाम का हेड, यूनियन का होता है प्रेसिडेंट, उसी ये भी हमारा क्या होगा, डी ज्यूरे हेड होगा। डी फैक्टो हेड कौन होगा, सीएम होगा। सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, यानी कि रियल पावर सीएम के हाथ में, और जो नॉमिनल हेड इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो फेक पावर तो नहीं बोलना सही रहेगा, नॉमिनल हेड हो गया आपका ये। और क्या बता सकते हैं आपको इसके रिगार्डिंग कि ये एक नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ही बिहेव्स लाइक अ नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ ही बिहेव्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये एजेंट करके जो वर्ड है ना, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं, ऐसे अगर आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में एक चीज़ बोली थी कि गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, क्योंकि सब लोग एजेंट एजेंट चिल्ला रहे थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट अ एम्प्लॉयमेंट, इज़ नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कोई पद नहीं है। ये इसलिए बोला ताकि जो गवर्नर हैं वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रूप से फंक्शन कर सकें। वैसे ट्रांसपेरेंट उतना ज़्यादा रहते तो नहीं हैं, आपने देखा सत्यपाल मलिक है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब उनको नहीं लगा ठीक कि बीजेपी बहुत ज़्यादा वो लगा रही रिस्ट्रिक्शन, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो यूजुअली यही होता है कि गवर्नर उसी को अपॉइंट करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे जो उनको लगता है कि अपॉइंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब बीजेपी ना रहे और कांग्रेस आ जाए फॉर एग्जांपल, जितने ज़्यादातर आप गवर्नर देख रहे हैं ना, 90% गवर्नर चेंज हो जाएंगे और फिर से नए आ जाएंगे। इसी वजह से वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही सर्व करते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू मान लेते हैं कि उनको बीजेपी ने बनाया प्रेसिडेंट, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करेंगे। तो अगर उन्होंने बोला है सरकार ने, तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो आपको याद रखना है। और ही इज़ एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट एज पार्लियामेंट में डिसाइड्स, ठीक है, एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट, यानी वो भत्ता मिलेगा जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। क्यों स्टेट क्यों नहीं डिसाइड, क्योंकि किसी एक स्टेट का गवर्नर थोड़ी ना ही है। अब मान लेते हैं आज कोई आनंदीबेन पटेल यूपी की या फिर एमपी की बन गई, तो मतलब मल्टीपल स्टेट में जाते रहते हैं इधर उधर। तो इसी वजह से एंटाइटल टू सच एमोल्यूमेंट्स एज डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट, ये चीज़। और अगर मान लेते हैं कि कोई गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट में गवर्नर है को सर्व कर रहा है, तो उस केस में कैसे वो स्टेट सैलरी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गवर्नर की सैलरी 1 लाख है, ठीक है, तो कौन सा स्टेट 50-50 हज़ार करके देंगे दोनों, या फिर 30-70 करके देंगे, कैसे देंगे वो रेशियो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, पूरा आपका खत्म हो गया सारी चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर। कौन सा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। 75 सबका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, 75, ठीक है, कहाँ है ये बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। और 72 क्या देखा था, पार्डनिंग पावर ऑफ हमारा प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द। और जो ऑर्डिनेंस वाला है वो कल देखेंगे साथ में, ठीक है, कल पूरा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी हाँ प्राइम मिनिस्टर होगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, बताइए कौन करेगा, प्रेसिडेंट, सिंपल सा है, ठीक है। अगला, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज दी। और अभी एक टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक तो नहीं बोलना है, एक सब टॉपिक है कि पहले कैबिनेट के हमारे कौन कौन से मिनिस्टर थे, उन्होंने कौन कौन से पोर्टफोलियो होल्ड किए थे, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। तो वहीं एक क्वेश्चन करेंगे, उसी के थ्रू समझ लेंगे। इन इंडिया पीएम रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज दी, प्राइम मिनिस्टर कब तक ऑफिस में रहेगा, जब तक वो सपोर्ट एंजॉय करता है, कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा को खुश करके रखना है, ये आर्टिकल 75 बोलता है। दे
होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर until they have confidence in the lower house of parliament. What is the tenure of prime minister of India? कितना tenure होता है पीएम का? Co-terminus with the tenure of Lok Sabha, co-terminus with the tenure of president, as long as he enjoys the support of majority of Lok Sabha 5 years. आंसर होगा सी, जब तक वो एंजॉय करते हैं मेजोरिटी को लोकसभा में, ठीक है। 13 दिन में भी सरकारें गिरी हैं। और नेहरू जी हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। नेहरू जी हमारे रहे हैं तकरीबन 16 साल 286 दिन, 16 ईयर्स और 286 डेज रहे हैं हमारे नेहरू जी, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इतने दिन भी रहे हैं और कुछ लोग 13 दिन भी रहे हैं, ठीक है। वैसे तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी एक बार पहली बार जब बने थे तो 13 दिन में सरकार बनी थी, मतलब गिर गई थी, तो वो कुछ 5 साल इस तरह से कुछ नहीं होता है। जब तक मेजोरिटी है आपकी तब तक, जब तक बहुमत है तब तक आप रहेंगे। द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम मीन्स दी, मतलब मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है एक टेन्योर में, ठीक है, मैक्सिमम 5 साल, क्योंकि लोकसभा का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा का टेन्योर मैक्सिमम 5 साल का होता है, तो मैक्सिमम 5 साल तक ही रहेंगे वो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई एज लॉन्ग एज एंजॉयज दी सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी इन दी लोकसभा। अब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पहले 5 साल 2014 से 19 तक सर्व किए, फिर 19 से लेकर 24 तक रहेंगे, फिर 24 से लेकर जब तक रहेंगे। लेकिन अगर आज उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है, 5 साल का पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इट इज़, और जो भी नई गवर्नमेंट बनती है ना, वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए नहीं बनती है कि भाई अगर मान लो आज डिसॉल्व हो गई तो अगले वाले जो इलेक्शंस होंगे वो 1 साल के लिए बस रहेगी, नहीं, वो पूरा सर्व करती है 5 साल, जो कि मैक्सिमम लाइफ होती है लोकसभा की। रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ होल कैबिनेट का यही मतलब होता है। बिल्कुल हमने देखा था कि अगर प्रधानमंत्री की डोर टूट गई तो पूरा सब कुछ बिखर जाएगा, नहीं सब कुछ टूट के गिर जाएगा। पहला तो सही है। इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। ये भी सही है क्योंकि उसी की एडवाइस पे ही सारे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर का, बोथ 1 and 2। व्हाट इज समन, व्हाट इज प्रोरोग, कल देखेंगे। समन का मतलब होता है कि बुलाना, सत्र को बुलाना, और प्रोरोग का मतलब सत्रावसान कर देना, सत्र को भंग तो नहीं बोलेंगे, ख़त्म कर देना, और जो सेशन चल रहा है उसको कर देना प्रोरोग। कल देखेंगे क्या होता है समन, क्या होता है प्रोरोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज और हर गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं? जैसे कि उनके सरकार के खिलाफ मान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, जो उसके अगेंस्ट वोट करेंगे जो सरकार के लोग हैं, है ना, जैसे प्रधानमंत्री। लेकिन वोटिंग तभी अलाउड होती है जब आप उस सदन के सदस्य हैं। नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, या अगेन हम लोग कल देखेंगे ओनली इन लोकसभा आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में सरकार को बहुमत दिखाना होता है, तो लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में वोट नहीं कर सकता है और लोकसभा का राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता है। बैठ सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट अपने ही हाउस में करेगा। 7th, विच आर्टिकल डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर? बताइए, इतना आसान सा है, 78 होता है आपका, ठीक है, 8th नंबर आता है आपका। और उसमें कौन सा हो जाएगा? हाँ, सबका सही है, ठीक। तो अब यहाँ पे आते हैं 8th नंबर क्या है? पीएम एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, पीएम अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ मिनिस्टर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो क्यों नहीं कर सकता एडवाइस भाई प्रेसिडेंट को? अगर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है प्रेसिडेंट को हटाओ, तो हटाना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा पावर है किसी को कि उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया, मतलब अपॉइंट तो नहीं किया है, उसकी एडवाइस पे ही अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो बोलेगा तो हटाना पड़ेगा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1, 2। पीएम पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं, पोर्टफोलियो मतलब एक मिनिस्ट्री एलोकेट करते हैं, जैसे पोर्टफोलियो का मिनिस्ट्री, ये पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो जो है ना हमारा सिस्टम, ये 1861 का एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, 1816 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उससे शुरू हुआ था ये। जब हम लोग एक्ट वाला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 9th, पीएम इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, PM is the principal channel of communication between the President and the Council of Ministers. He advises the President with regard to the appointment of Chairman of UPSC. तो यही तो आर्टिकल 78 है, यही तो आर्टिकल 78 है, तो ये तो सही हुआ। PM प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, लेकिन प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसके समकक्ष क्या? नीति आयोग है। तो बिल्कुल, चाहे प्लानिंग कमीशन हमारा पहले था योजना आयोग, और जो अभी नीति आयोग है उसका जो चेयरमैन होता है वो हमारा PM ही होता है, और वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को सारे मैटर्स पे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है।
ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का भी। इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल नंबर 263 के तहत सेटअप करता है हमारा प्रेसिडेंट। ये आपका एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी चेयरमैन होता है। सर एनडीसी क्या है? एनडीसी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। प्लानिंग कमीशन के जो भी चीज़ें होती थी, जो भी प्लान करता था, उसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम एनडीसी का होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उसका भी चेयरमैन पीएम होता था, ठीक है। तो इन सबका चेयरमैन पीएम होता है। यहाँ तक कि एक और होता है हमारा, कोई बताएगा? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन भी हमारा पीएम होता है। याद रखना, एनडीएमए का, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन पीएम होता है। और नीति आयोग का। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979? 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का स्थान किसने लिया? चंद्रशेखर जी ने, देवीलाल, जगजीवन राम यानी बाबू जगजीवन राम, या फिर चौधरी चरण सिंह? तो ये लिया था 1979 में चौधरी चरण सिंह जी ने। और जब ये आए थे इन 1979 तो इन्होंने 5 ईयर प्लान्स हटा दिए थे। कल हम लोग को पीवाई की सीरीज़ में ही देख रहे थे, इन्होंने 5 ईयर प्लान हटा दिए। और 1979 और 80 में आपके चले क्या, रोलिंग प्लान को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। 5th 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आ गया 2 साल के लिए। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी आई और फिर से 5 ईयर प्लान लेके आई, 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 11th नंबर, फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा है। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, एचडी देवेगौड़ा, या फिर पीवी नरसिम्हा राव? तो किसने इस्तीफा दिया था? ये इस्तीफा दिया था आपके मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि उस समय ये 1976 के टाइम की बात है, इमरजेंसी वगैरह लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो बहुत इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे थे पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो भी इसी का हिस्सा थे। और जनता दल से राजनारायण जी और चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, तो इन्होंने भी ना सिर्फ रिज़ाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टरशिप से, बल्कि पॉलिटिक्स से भी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। मोरारजी देसाई जी ने पहले प्राइम मिनिस्टर थे रिज़ाइन करने वाले। हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एक्चुअल, जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है, वो उसका प्रयोग कौन करता है? यानी कि जो रियल हेड कौन होता है, रियल पावर्स किसके पास होती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई तो सेम एज लोकसभा जैसा होगा? बिल्कुल डीपीजी, बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है कि राजीव गांधी के केस में क्या हुआ था, गवर्नर ने क्या किया था? मतलब समझा नहीं। गवर्नर ने कुछ नहीं किया होगा, प्रेसिडेंट ने किया होगा, राष्ट्रपति ने किया होगा। राष्ट्रपति ने पूछा कि कोई किसको आप अपॉइंट करना चाहेंगे, तो जो मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट जिस पे, या फिर एक पार्टी जिस पे एक मेजॉरिटी थी, जो कि कांग्रेस ही थी, उससे बोला कि आप अपना लीडर चुन लो, और उसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है? एक्चुअल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, हेडेड, या फिर हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ सकता है इसकी जगह, तो वही आंसर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। हु वॉज द फर्स्ट वेमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? बताओ। गोल्डा मेयर, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, श्री माव भंडारनाइके कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, है ना। बिल्कुल गलत है ये आंसर, जिन लोगों ने भी सी दिया है। आंसर होगा डी, श्री मावो भंडारानिके। एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल पूछ रहा है। 1975 में आई थिंक ये बन गई थी। कहाँ की? ये बनी थी श्रीलंका की, पूरे वर्ल्ड की पहली प्रधानमंत्री बनी थी ये, श्री मावो भंडारनाइके, श्रीलंका की। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर? बिना यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर बने हुए ही ये आपके प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन थे ये? चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, या फिर मोरारजी देसाई? तो ये थे आपके एच.डी. देवेगौड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? तो रेड फोर्ट आज़ादी के दिन पे, पहली बात तो आज़ादी के दिन में रेड फोर्ट में झंडे को फहराया जाता है, फिर इसकी होइस्टिंग की जाती है। इसको नॉट होइस्टिंग, फ्लैग रेजिंग की जाती है, यानी कि झंडा को ऊपर उठाया जाता है, जैसे अभी 15 अगस्त में होगा। ये काम करेंगे प्राइम प्रधानमंत्री। लेकिन जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, याद रखना, रिपब्लिक डे यानी कि जिसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, 26 जनवरी को। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को, ज़रा बताइए कमेंट में। इस दिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, कर्तव्य पथ पे, जो पहले राजपथ होता था, कर्तव्य पथ पे फ्लैग की होइस्टिंग करते हैं।
फ्लैग की होइस्ट करते हैं, यानी कि बस उसको खोल दिया और वो झंडा हमारा लहर गया। ये क्या है कि रेज हो रहा है, उठ रहा है धीरे धीरे, यानी कि ये दर्शाता है हमारी इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को, यानी ब्रिटेन का झंडा नीचे जाएगा, हमारा झंडा ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, और ये सिग्निफाई करता है इंडिपेंडेंस डे को। और 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं बिकॉज सबसे पहली बात तो 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। ये डिसाइड किया गया था लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1929 में उसमें, और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अपनाया था, नहीं लागू किया था, ठीक है। बिकॉज अपनाया नहीं, अडॉप्ट तो किया था 26 नवंबर 1949 को, बट एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ प्रोविजंस 26 जनवरी 1949 को ही एनफोर्स कर दिए थे रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट और इलेक्शंस। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएम हैज सर्व्ड अ टर्म ऑफ 13 डेज? 13 दिन तक कौन प्रधानमंत्री रहा था? वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या फिर नेहरू जी? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक मात्र रहे थे, फिर उसके बाद फिर से आए तो फिर उन्होंने कंप्लीट टेन्योर सर्व किया था, ठीक है। 17th, बिकॉज इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। हु हैज सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और पता है अविश्वास प्रस्ताव कब पारित होता है? नो कॉन्फिडेंस, जब विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 272 मान लेते हैं सीट चाहिए जीतने के लिए, और कोई सरकार बनी है 275 सीट जीत के, यानी कि एकदम वर्ज, एकदम मार्जिन में खड़ी हुई है। अगर 4 भी विधायक थोड़ा इधर हो गए, इधर के उधर हो गए, 4 से 5, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो हु हैज़ सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये हमारे नेहरू जी। अभी मैंने आपको बताया टोटल 16 दिन 286, सॉरी 16 साल 286 दिन। इसके बाद आपका लॉन्गेस्ट सर्व किया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी तरह के आते हैं आपके, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर आते हैं, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। इनको बोलना सही नहीं रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, लेकिन ये डेफिनेशन कहीं पे भी आपका इसमें नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला क्वेश्चन है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज। कौन सा होगा? 74 सब क्लॉज 1, ठीक है, सिंपल। अगला क्या है? और 74 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो एडवाइस देंगे ना, ये किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती, ये 74(2) में खत्म। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? कैबिनेट मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है, डिप्टी मिनिस्टर आता है, खत्म। 20th बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक तौर से। तो इंडिविजुअल तौर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि आर्टिकल 75 में सब क्लॉज 2 में कि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, ठीक है। तब तक रहेंगे जब तक प्लेजर देते रहेंगे प्रेसिडेंट को। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। ऐसे ही हमारे जो चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, अगर हम बात करें स्टेट के केस में, तो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन सा डील करता है डिसमिसल और अपॉइंटमेंट और डिसमिसल दोनों से? अपॉइंटमेंट 75 सब क्लॉज 1, डिसमिसल याद करो, डिसमिसल 75 सब क्लॉज 3, कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, यानी कि अगर नहीं उनके कॉन्फिडेंस है तो लोकसभा से, अगर कॉन्फिडेंस नहीं, मेजोरिटी नहीं है, तो पूरा एक साथ डिसमिस होंगे, सब हटना पड़ेगा, तो 75। हाउ मेनी यूनियन मिनिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन? यूनियन में कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं मैक्सिमम? कितने हो सकते हैं? याद करिए 91st अमेंडमेंट को, ठीक है। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 75 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है। 91st अमेंडमेंट ने ये बोला था कि मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। स्टेट के केस में भी 15% हो सकते हैं, और स्टेट के केस में मिनिमम 12 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। बस एक एक्सेप्शन याद रखना, दिल्ली के केस में ये जो 15% है वो 10% है दिल्ली के केस में, बस सिर्फ दिल्ली के केस में, कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का 10% ही मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। इस चीज़ को 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसने कि नेशनल यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली घोषित किया था 69th अमेंडमेंट ने, उसी ने बोला था कि 10% हो सकते हैं दिल्ली में मैक्सिमम। 23rd, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर। तो केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद कब अस्तित्व में आता है? जब ऑल द मिनिस्टर टेक द ओथ, द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस, या फिर विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। तो तभी आपके आएंगे कॉन्फिडेंस, तभी आएंगे जब ऑल द मिनिस्टर, नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, वो ओथ ले लेगा, जब उसको शपथ दिला देगा प्रेसिडेंट, तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे एग्जिस्टेंस में। 24th, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन करता है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता? प्राइम मिनिस्टर करेगा, सिंपल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। अब ये क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री को ग्रीन मिनिस्ट्री बोलते हैं? ठीक है, खुद से करेंगे, बहुत आसान सा है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पहला, मतलब पहला नहीं 26, यहाँ से हम लोग देखेंगे पहली कैबिनेट के बारे में। द क्वेश्चन इज 26 नंबर का, कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? MC सीतलवार, BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू, राफ़ी अहमद किदवई। अब यहाँ पे यार एक सेकेंड, नो,
एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे यार मैंने लगाया तो था, कहाँ गई वो स्लाइड? गवर्नर जी आ गए। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिखवा ही देता हूँ आपको। जल्दी से बताइए फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? पहले हमारे जो पहली कैबिनेट बनी थी, पहले हमारे जनरल इलेक्शन देश में हुए थे 1951 और 1952 के बीच में, ठीक है। और हमारी पहली कैबिनेट बनी थी, उसमें पोर्टफोलियो किसने कौन सा होल्ड किया था? मुझे ये बताइए, जब तक जनरल इलेक्शन हो गए, एक हमारी पहली सरकार नहीं बनी थी, तब तक किसने लॉ बनाने का काम किया था? हु सर्व्ड एज दी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? किसने सर्व किया था, ये आपको बताना है जल्दी से। चलिए, तो नेहरू जी हमारे पहले कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम बोल सकते हैं। और फॉरेन मिनिस्टर नहीं यार, पहले लॉ मिनिस्टर की बात करते हैं। अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरदार पटेल, ये हमारे थे पहले होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर थे ये सबसे पहले, और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी संभाल रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं नेहरू जी के रिगार्डिंग लिख देता हूँ। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा क्या पोर्टफोलियो हेल्ड कर रहे थे? तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे ये पहले, ठीक है। और ये आपके साइंटिफिक रिसर्च और कॉमनवेल्थ रिलेशन के, ठीक है, कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी मिनिस्टर थे। कॉमनवेल्थ रिलेशंस, कॉमनवेल्थ रिलेशन मतलब जो कंट्रीज़ कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं, जैसे हम रहे, तो वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, ठीक है। सरदार पटेल। राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी तो समझ गया ना, ये पहले हमारे कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी की अगर बात कर लें तो ये हमारे फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कौन थे हमारे? ये थे फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर देश के थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, देश के पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जॉन मथई, ठीक है। जॉन मथई क्या थे? जॉन मथई थे आपके रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर थे ये हमारे। और कोई नाम लिखा है यहाँ पे? पहले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए जरा, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर अम्बेडकर जी, लॉ मिनिस्टर शनमुखम चेट्टी थे हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे आपके ये, अम्बेडकर जी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, लेबर मिनिस्टर अगर बात करें, ठीक है, लेबर मिनिस्टर पहले देश के थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। और डिफेंस मिनिस्टर है क्या? एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डिफेंस नहीं है, ठीक है। तो डिफेंस यहाँ देख लेते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे पहले, और हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर तो ये बलदेव सिंह जी थे, बलदेव सिंह। और हेल्थ मिनिस्टर की अगर बात करें राजकुमारी अमृत कौर, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि जो पहला कैबिनेट बना था उसमें ओनली फीमेल थी, एकमात्र महिला थी ये, ओनली फीमेल इन फर्स्ट कैबिनेट। फर्स्ट कैबिनेट जैसे तरह अभी हमारी फीमेल कौन है? निर्मला सीतारमन है, ये उसी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो होल्ड करनी थी राजकुमारी अमृत कौर, जो आपकी पहली, एक तरह से बोल सकते हैं पहली महिला मिनिस्टर भी थी। अब राज्यपाल पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट? एक राज्यपाल होना चाहिए, कौन सा? आर्टिकल 153। सिंपल, आपको क्या करना है, एक आगे जोड़ना है और एक आगे जोड़ना है। मतलब 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक यहाँ जोड़ना है और एक इसमें जोड़ना है। 153 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो वो यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो। 154 बोलेगा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल वेस्ट इन किस पे? जो हमारा गवर्नर है। गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, इसकी नियुक्ति कौन करता है बताइए? सीएम, प्रेसिडेंट, एडवोकेट जनरल या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये हमारे करते हैं प्रेसिडेंट जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर विच सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर? भारत के संविधान के अनुसार अधिकतम कितने राज्यों में एक ही व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? निट्टो सीरीज का वीडियो कहाँ मिला कुनाल यादव? आपको मिल जाएगा चैनल पे ही, आप चेक कर लो। चलो,
तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई लिमिट नहीं होती, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का बन सकता है। 7th अमेंडमेंट आपको याद आना चाहिए, बाकी कोई लिमिट मेंशन नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज 30 ईयर्स। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ना कि चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। गवर्नर सबमिट्स द रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं, इसको रिज़ाइन करना होता है गवर्नर को, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा वो जिसने इसको अपॉइंट किया है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा है ना। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 35 साल की, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन भी है, इस वजह से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निट्टो सीरीज़ में जो हमने चीज़ सीखी थी। हु हैज़ पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, बताइए किसके पास पावर है राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। गवर्नर के पास है, सिंपल। फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी फर्स्ट स्टेट इन फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी हमारी कौन, सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। दोनों लोग ही यूपी की थी, मतलब ये भी पहली सीएम बनी थी यूपी की, मतलब विमेन सीएम, और ये भी पहली विमेन गवर्नर बनी थी यूपी की। ये सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी जी की वाइफ थी। इंदिरा गांधी पहली देश की हमारी प्रधानमंत्री थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात करें, ये कौन थी जरा बताइए। PYQ सीरीज़ में ही अभी मैंने कुछ पिछले वाले में बताया था। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, ये अभी मत देखिए, मनी बिल, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको खुद से करने, और यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म। लास्ट के क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करने। मनी बिल कल देखेंगे सब कुछ, ऑर्डनरी बिल, मनी बिल कल होगा। पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है, वहीं पे स्टेट लेजिस्लेचर भी खत्म करेंगे। और कल मैं बोल सकता हूँ, एक तो कल का लेक्चर खत्म हो जाने दो, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आप ये समझ जाना कि आपका पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन या फिर 100% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो अभी तक जो हमने देखा, ठीक है। या फिर मैं बोल दूँ फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, 3 चैप्टर। पार्लियामेंट में ही मैं PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रखूँगा वो, और स्टेट लेजिस, अगर पार्लियामेंट समझ गया, स्टेट अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें अटॉर्नी जनरल के आगे सब आती हैं, बस यही है पॉलिटी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्यों लिया, नहीं तो मैं गवर्नर को करवाने से अलग मतलब गवर्नर को करवाने के लिए अलग से मैं लेता एक लेक्चर, CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग से लेता था, तब तुम PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भूल चुके होते। लेकिन यहाँ पे मैंने उसी में ही करवा दिया, टाइम भी बचा, आसानी से याद भी हो गया, दो बेनिफिट, ठीक है। अब बताओ कैसा लगा लेक्चर। सर LC के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, पंकज जी रुक जाइए, कल सब कुछ देखेंगे। LC लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह इलेक्शन होता है, किस तरह गवर्नर हमारा नॉमिनेट करता है। उसमें होता है 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली से नॉमिनेट इलेक्ट होकर आते हैं, 1/3 आपके आते हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे म्यूनिसपैलिटी वगैरह हो गए, 1/12 आते हैं आपके टीचर्स करते हैं, 1/12 आपके ग्रेजुएट्स करते हैं, और 1/6 करते हैं नॉमिनेट गवर्नर हमारे। वो सब कल देखेंगे भाई, क्यों आपको कर रहे हैं। प्लेजर आया सर आज, हाँ आज के लेक्चर में तो है प्लेजर आना चाहिए। हाँ शाम की क्लास का नोट्स नहीं मिला। नोट्स क्या वही है कि चलो देखते हैं, नोट्स का थोड़ा सा परमानेंट टाइप करना पड़ेगा। कल के नोट्स प्रोवाइड कर दो कोई मॉर्निंग वाले, सारे नोट्स तो पड़े हुए हैं आपके ऐप में ही अंदर, ठीक है। और काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, फिर मैं बता दूं परमार एकेडमी ऐप पे सब रिकॉर्डिंग नोट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। परमार एकेडमी ऐप, वहाँ से जो लोग ने एनरोल कर रखा है बैच में, परमार जी के बैच में, ठीक है। और काफ़ी लोग अगेन मुझे विलन दिखाने की कोशिश करते हैं कि सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप लेक्चर प्राइवेट कर देते हैं। अरे सर मैंने आप जो पहले चीज़ें चल रही थी वो फ्री हैं, मैंने तुम्हें ये तक वादा कर दिया कि जब तक ये चैनल है तब तक वो चीज़ें फ्री रहेंगी। अब यहाँ पे मैं जिन लोगों को अगर एक्स्ट्रा सीखना है पूरा ढंग से एक तरह से चैप्टर वाइज, तो उन लोगों के लिए, और वो भी मैंने फ्री कर रखा है यूट्यूब पे, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग मैं कर रखा हूँ, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड भी आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब बाकी मेरे भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मैं कैसे बियर करूँगा, थोड़ा लॉजिकल सोचो। अब ये मत सोचो कि सर इतनी जाति कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, वो मुझे समझ आ जाता है कमेंट पढ़ के, लेकिन आप मेरे साइड से भी थोड़ा सा सोचिए, है ना। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ऑलमोस्ट अगर देखें तो कोई भी कंटेंट छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी अगर मैं करवा रहा हूँ तो वो सब यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। अगर ये भी बैच भी है तो बैच भी यूट्यूब पे ही स्ट्रीम हो रहा है, तब जाके रिकॉर्डेड में जाके अपलोड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है। नोट्स आपको मिल ही जाते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स पढ़िए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कुछ डाउट आता है पूछिए आप, ठीक है। थैंक यू।